करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। क्या टॉपिक? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या है? तो पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जिसके हेल्प से हम लोग दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करते हैं और किसी सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। दो में से एक सेल अगर मान लीजिए कि स्टैंडर्ड हो, उसका वैल्यू अगर आपको पहले से मालूम हो ईएमएफ, तो हम लोग दूसरे सेल के ईएमएफ का मेजरमेंट भी कर सकते हैं। तो देखिए यही चीज़ यहाँ मेंशन किए हैं। द पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस यूज टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स एंड टू मेजर द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। किसी सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। और आप देखेंगे कि पोटेंशियोमीटर उसी तरह का डिवाइस है जैसा कि मीटर ब्रिज था, यानी कि एक वुडन बोर्ड रहता है, उस पर फिर वही कांस्टेंटन का वायर फिक्स किया हुआ रहता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसका प्रिंसिपल अलग है। तो इस चीज़ को हम लोग आज समझते हैं। तो पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इसका प्रिंसिपल क्या है? तो इसका प्रिंसिपल है कि अगर किसी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के किसी वायर से एक कांस्टेंट करंट फ्लो करे तो उसके किसी दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो V इज प्रोपोर्शनल टू L। इस चीज़ का हम लोग पहले यूज नहीं किए थे क्योंकि इसमें कंडीशन है कि वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, और जो करंट फ्लो करता है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ मेंशन किए हैं, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड कैरिंग ए कांस्टेंट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। अब ये कैसे है? तो हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर, और फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि R इक्वल टू रो एल बाय ए। अगर हम यहाँ पे R की जगह पे रो एल बाय रख दें तो क्या हो जाएगा? V इक्वल टू आई रो एल बाय ए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि करंट कांस्टेंट होना चाहिए। करंट कांस्टेंट होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होगा, रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर तो ऑलरेडी कांस्टेंट ही है। तो ये तीनों टर्म क्या हो गया? कांस्टेंट। तो तब आप कहेंगे कि V जो है यह L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस तीनों टर्म के बदले अगर हमें कांस्टेंट K यहाँ पे यूज कर लें तो V इक्वल टू कितना हो गया? V इक्वल टू हो गया K इंटू L, यानी आप कहेंगे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। और ये जो K है ये कितना है? तो आई रो बाय ए। तो इस इक्वेशन से देखिए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि V इक्वल टू के एल, तो K इक्वल टू V बाय एल, यानी V बाय एल इक्वल टू K। अब यही जो K है इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ को क्या कहेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो K है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये टर्म याद रखिए। अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन, पोटेंशियोमीटर को हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो पोटेंशियोमीटर में जैसे मीटर ब्रिज में एक वुडन बोर्ड रहता था, उसी तरह से पोटेंशियोमीटर में भी एक वुडन बोर्ड रहता है और उस बोर्ड पे कांस्टेंटन वायर फिक्स रहता है। लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें जो कांस्टेंटन वायर है उसका इसके एक सेगमेंट नहीं रहता। इसमें जो लेंथ ऑफ द वायर है ये मीटर ब्रिज में जैसे आप कहते थे 1 मीटर है, तो इसमें 1 मीटर भी हो सकता है, 2 मीटर भी हो सकता है, 4 मीटर भी हो सकता है, 7 मीटर भी हो सकता है। यानी अलग अलग पोटेंशियोमीटर में वायर का लेंथ अलग अलग हो सकता है। तो टोटल लेंथ क्या है? लेकिन ये जो अब वायर है ये 100 सेंटीमीटर के सेगमेंट में रहता है। जैसे मान लीजिए हमारा पोटेंशियोमीटर है, उसका लेंथ है 400 सेंटीमीटर, दैट इज़ 4 मीटर। तो यहाँ पे क्या होगा कि 100 सेंटीमीटर का 4 सेगमेंट होगा और उसको फिर वहाँ पे एक दूसरे के पैरेलल फिक्स करके और फिर उसको ये मेटल स्ट्रिप के हेल्प से फिर उसको इंड टू इंड सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है। तो वही बात देखिए यहाँ लिखे हैं, ए पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ सेगमेंट्स ऑफ कांस्टेंटन वायर ईच ऑफ 100 सेंटीमीटर लॉन्ग
stretched on a wooden board parallel to each other and connected end to end with the help of metal strips। क्योंकि अब मान लीजिए 4 मीटर है तो अगर बोर्ड हम लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसको हम लोग एक दूसरे के पैरेलल में प्लेस कर देते हैं और फिर उसको एंड टू एंड कनेक्ट कर देते हैं। अब फिर कह रहा है ए मीटर स्केल इज फिक्स्ड ऑन द बोर्ड पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द वायर। एक मीटर स्केल को भी लेंथ के पैरेलल फिक्स कर दिया जाता है। और फिर कहते हैं कि ए सेल, अब इसका जो दोनों एक्सट्रीम एंड है, एक एंड से दूसरे एंड के बीच, इसमें एक सेल, एक आमीटर और एक रियोस्टेट को कनेक्ट कर देते हैं जो इस वायर को एक कांस्टेंट करंट सप्लाई देगा। तो ए सेल कॉल्ड ड्राइविंग सेल, इसको हम लोग ड्राइविंग सेल या ड्राइवर सेल कहते हैं, इज कनेक्टेड अक्रॉस द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द वायर, सेंड्स द करंट टू द वायर विच इज केप्ट कांस्टेंट यूजिंग रियोस्टेट RH। अब एक नया टर्म आपको मिला, रियोस्टेट। ये रियोस्टेट क्या है? तो रियोस्टेट एक वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है, इसके हेल्प से हम लोग वोल्टेज को, करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए रियोस्टेट का इस तरह का सिंबल होता है, ये रेसिस्टेंस है और ये यहाँ पे एक एरो ऐसे लगाते हैं। इसको जब हम यहाँ पे स्लाइड करते हैं तो इस वायर का रेसिस्टेंस चेंज होता है और फिर उसके हेल्प से हम लोग करंट को कंट्रोल करते हैं। तो अब देखिए यही बात यहाँ पे कह रहे थे, जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे बनाए हैं, ये एक सेगमेंट 100 सेंटीमीटर, ये दूसरा सेगमेंट, ये तीसरा, ये चौथा, यहाँ 4 सेगमेंट लिए हैं और सबको एक दूसरे के पैरेलल बोर्ड पे फिक्स किया गया है। और इसको देखिए कि सबको हम लोग क्या किए हैं, मेटल स्ट्रिप के हेल्प से कनेक्ट कर दिए और इसके पैरेलल में एक यहाँ पे क्या लगाए, मीटर स्केल लगाए। अब देखिए ये एक एक्सट्रीम एंड है और ये एक एक्सट्रीम एंड है, तो इस दोनों एक्सट्रीम एंड के बीच एक सेल, इसी को ड्राइवर सेल कहते हैं, एक आमीटर और एक रियोस्टेट लगा दिए। ये सेल इसको इस वायर को एक कांस्टेंट करंट सप्लाई देगा और ये आमीटर आपको बताएगा कि करंट कांस्टेंट है या नहीं, और अगर उसमें चेंज आएगा तो आप रियोस्टेट की हेल्प से उसको कांस्टेंट रखेंगे। तो ये इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन है, इससे आप अभी कुछ मेजर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना चीज़ हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये बेसिक है। अगर आपको सेल का EMF कंपेयर करना हो तो कॉमन सर्किट यही रहेगा, इसमें कुछ और चीज़ जोड़ेंगे। इसी से अगर आपको 2 सेल का EMF कंपेयर करना हो, बेसिक सर्किट यही रहेगा, इसमें फिर और कुछ चीज़ हम लोग अलग से कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखना है। कंस्ट्रक्शन में इतना बात है, इसमें और जो कुछ चीज़ कनेक्ट करेंगे वो हम लोग अलग से फिर एक्सप्लेन करते हैं। तो अब देखिए इसका एप्लीकेशन, क्या एप्लीकेशन, तो पहला है टू कंपेयर द EMF ऑफ 2 सेल्स। पोटेंशियोमीटर के हेल्प से हम लोग 2 सेल के EMF का कंपैरिजन कैसे करेंगे। अब गौर कीजिए, 2 सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2 to be compared are connected with their positive terminals at the null end A of the potentiometer and negative terminals are connected to 2 terminals 1 and 2 of a two-way key, while its common terminal 3 is connected to jockey through a galvanometer। इसको समझिए। तो जिस 2 सेल का EMF हम लोगों को कंपेयर करना है, उस दोनों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग पोटेंशियोमीटर के नल एंड A से कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए ये नल एंड है, यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, और उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम लोग एक 2-वे की के से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हम 2-वे की, अब देखिए फिर एक नया टर्म आ गया, जैसे की होता है उसमें ऑन और ऑफ का कंडीशन रहता है, या तो ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे। 2-वे की में 2 पाथ रहता है। 2-वे की में क्या रहेगा, इस तरह से इसका सिंबल ऐसे यूज करते हैं 1 2 3, जैसे एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो अगर यहाँ पे 3 है, अगर हम एक की को इस बीच में इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हमारा कनेक्शन सर्किट में आ जाएगा, ये ओपन रहेगा। और अगर फिर इसी को यहाँ से हटा के यहाँ दूसरे वाले में कनेक्ट कर देंगे तो इधर ओपन हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो ये 2-वे की से हम लोग कनेक्ट कर दिए, और जो 2-वे की का फिर कॉमन टर्मिनल है उसको एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं, और जो गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल है वो एक जॉकी से कनेक्ट कर देते हैं, और वो फिर वायर पे स्लाइड करता है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखे, द जॉकी इज स्लाइडेड ओवर द वायर एंड ए कंडीशन इज रीच्ड व्हेन द गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन। जॉकी को स्लाइड करते हैं
और एक ऐसा कंडीशन हम लोग ऑब्टेन करते हैं जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो, 0 हो। इन दिस कंडीशन द पोटेंशियोमीटर इज सेड टू बी बैलेंस्ड। और जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होगा तब आप कहेंगे कि पोटेंशियोमीटर क्या हो गया, तो बैलेंस्ड हो गया। तो अब देखिए इसका फिगर अगर हम लोग समझें, अगर हम लोगों को दो सेल का ईएमएफ कंपेयर करना है उसके लिए हम लोग ये सर्किट बनाएंगे। अब देखिए इस पार्ट को आप छोड़ दीजिए, अभी बोले थे कि ये कॉमन सर्किट है, ये सेल है, ये आपका रियोस्टेट है, RH इसका सिंबल है, तो ये कॉमन सर्किट है। और ईएमएफ कंपेयर करना है तो उसमें कुछ अलग से जोड़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए एक सेल E1 एक सेल E2, दोनों को इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिए पॉजिटिव टर्मिनल को। और ये जो निगेटिव टर्मिनल ये देखिए 2 वे की है, इसमें 3 टर्मिनल शो कर रहे हैं 1 2 3, तो इसको दोनों टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए और इसको कहते हैं कॉमन टर्मिनल। इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिए, गैल्वेनोमीटर को फिर एक वायर से जॉकी से कनेक्ट कर दिए। अब ये जॉकी इस वायर पे स्लाइड करेगा, तो जॉकी को मान लीजिए हम लोग पहले इस वायर से स्टार्ट करेंगे, ऐसे यहाँ तक लाएंगे, अगर बैलेंस नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे ले जाके करेंगे, इस पर भी अगर बैलेंसिंग लेंथ नहीं मिला तब इस पर करेंगे। तो चूँकि लेंथ इसका बहुत ज़्यादा है तो कहीं न कहीं फिर आगे जाके ये बैलेंस हो जाता है। तो दो सेल का ईएमएफ अगर कंपेयर करना हो तो हम लोग ये सर्किट बनाएंगे। और इसमें अब क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करेंगे कि 1 और 3 जो टर्मिनल है इस बीच में की इंसर्ट करेंगे। तो इसमें जब की इंसर्ट करेंगे तो ये E2 हमारा ओपन रहेगा और E1 हमारा सर्किट में आ गया। अब E1 को जब जॉकी को बैलेंस करेंगे तो इस E1 इसका जो पोटेंशियल, अच्छा, और इस पार्ट से तो कोई करंट फ्लो करेगा नहीं। तो आपको याद होगा कि जब किसी सेल से करंट फ्लो नहीं करता है तब उसके दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही उसका ईएमएफ है। तो इस सेल का ईएमएफ और इसके पैरेलल में देखिए ये वायर है, इस वायर का जो लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अब यही चीज़ यहाँ कह रहे हैं, ऑन इंसर्टिंग the key between the terminals 1 and 3 of the two-way key, the cell of EMF E1 comes in the circuit. Let the balancing length is L1. हमने क्या किया कि इस 1 और 3 को कनेक्ट किया, सर्किट में हमारा ये वाला सेल है, जॉकी को यहाँ पे बैलेंस किए, जॉकी को यहाँ पे स्लाइड किए, जॉकी कहीं न कहीं फिर बैलेंस हुआ, तो इस ए नल एंड से उस जॉकी तक का जो लेंथ होगा उसको कहेंगे ये क्या है, तो बैलेंसिंग लेंथ है। हमने यहाँ पे मान लिया कि बैलेंसिंग लेंथ कितना है, तो L1 है। तो आप क्या कहेंगे, E1 जो है वह इक्वल टू कितना, K इंटू L1। यहाँ K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अब गौर कीजिए, तो ये एक इक्वेशन मिल गया। फिर क्या करेंगे कि फिर आप की को 1 और 3 से यहाँ से ओपन करके यहाँ 2 और 3 के बीच में कनेक्ट कर देंगे। तो अब हमारा E2 आ जाएगा सर्किट में, फिर जॉकी को यहाँ पे स्लाइड करेंगे, फिर कहीं न कहीं वो बैलेंस होगा। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि नाउ द की इज रिमूव्ड फ्रॉम द गैप बिटवीन 1 and 3 एंड कनेक्टेड बिटवीन 2 and 3 ऑफ टू वे की, सो दैट द सेल ऑफ EMF E2 कम्स इन द सर्किट। अब कौन सा सेल आ गया सर्किट में, तो जिसका EMF E2 है। और अब हम मान लेते हैं कि हमारा बैलेंसिंग लेंथ कितना है, तो ये है L2। तो अब क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि E2 जो है ये सेकेंड कंडीशन में बैलेंसिंग लेंथ है, तो E2 L2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या आप कहेंगे E2 इक्वल टू K इंटू L2। तो अब आप देखिए कि अगर हम इक्वेशन 1 और 2 से देखें कि 1/2 का डिवाइड कर दें तो E1/E2 इक्वल टू L1/L2, K कैंसिल हो गया। तो अब देखिए ये फार्मूला मिल गया, और ये जो L1 और L2 है ये तो हम लोग एक्सपेरिमेंट से मालूम करते हैं। तो L1 और L2 स्केल के हेल्प से हम लोग मालूम कर लेते हैं, तो दो सेल के EMF को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो यही इसका बेसिक फार्मूला है। इसमें देखिए 2 वे की हम लोग लगाए, कभी ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 वे की नहीं लगा के पहले हम एक सेल को लगाए यहाँ पे और डायरेक्ट इसको कनेक्ट किए, उसका बैलेंसिंग लेंथ निकाले, फिर इसको हटा के दूसरा सेल कनेक्ट किए, फिर बैलेंसिंग लेंथ निकाले। और अगर 2 वे कर देते हैं तो फिगर में दोनों एक साथ शो हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग किसी पोटेंशियोमीटर के हेल्प से दो सेल के EMF का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अब गौर कीजिए, अब इसी में एक दूसरा एप्लीकेशन है, सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस मेजर करना है। तो उसके लिए फिर ये सर्किट काम नहीं करेगा, फिर ये सब पार्ट यहाँ से हटा के फिर उसको अलग तरीके से करना होगा। लेकिन इसका जो बेसिक सर्किट है, ये वाला जो पार्ट शुरू में बनाए थे, वो सर्किट उस केस में भी सेम ही रहेगा। तो इसीलिए हम लोग जब
जो भी आपको पूछे, कोई एक एप्लीकेशन अगर एग्ज़ाम में आता है तो शुरू में जो आपको ये वाला बेसिक वाला बताए थे, जैसे ये वाला जैसे कहे थे, इस सर्किट को हम लोग नहीं बनाएंगे। जो आपको कहेगा कि हम लोग जैसे सेल का ईएमएफ कैसे मेजर करेंगे, तो ईएमएफ कंपेयर करने के लिए इस वाले सर्किट को बनाएंगे। तो जो आपको वर्क देगा, मतलब क्वेश्चन में जो पूछेगा, उसके हिसाब से हम लोग सर्किट बनाएंगे और फिर उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो ये एक एप्लीकेशन हुआ। अब देखिए इसी का दूसरा एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। अब सर्किट में क्या चेंज करेंगे, तो अब देखिए यहाँ मेंशन किए हैं, ए सेल हुज इंटरनल रेसिस्टेंस इज टू बी मेजर्ड is connected with its positive terminal at the null end and the negative terminal to a jockey through a galvanometer। अब दो सेल का जरूरत नहीं है, अब एक सेल चाहिए। तो हम लोग उस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को नल एंड से कनेक्ट कर दिए, नेगेटिव टर्मिनल को गैल्वेनोमीटर के थ्रू जॉकी से कनेक्ट कर दिए। जॉकी वहाँ पे अब स्लाइड करेगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ए रेसिस्टेंस बॉक्स एंड ए की इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सेल। वो जो सेल है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस मेजर करना है, उसके पैरेलल में एक रेसिस्टेंस बॉक्स और एक की को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। द जॉकी इज स्लाइडेड ऑन द वायर, फिर काम वही करना है, जॉकी को स्लाइड करना है और एक ऐसा कंडीशन मिलेगा जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो द जॉकी इज स्लाइडेड ऑन द वायर and a condition is obtained when the galvanometer shows null deflection. In this condition, the bridge is said to be balanced। फिर वही बात कर रहे हैं। और हम लोग सर्किट कौन सा अब यूज कर रहे हैं, अब देखिए ये सर्किट, अब देखिए पोटेंशियोमीटर वही है। इधर वाला जो ये पार्ट है ये RH, इधर वाला जो पार्ट है वो तो हमारा बेसिक सर्किट का पार्ट, वो तो रहेगा ही। इधर जो पार्ट था उसमें चेंज कर रहे हैं। तो अब क्या किए, एक पॉजिटिव टर्मिनल सेल का यहाँ ए से कनेक्ट किए, नेगेटिव टर्मिनल गैल्वेनोमीटर के थ्रू जॉकी से कनेक्ट कर दिए और इस सेल के पैरेलल में एक रेसिस्टेंस बॉक्स और एक की को कनेक्ट कर दिए। ये यहाँ पे चेंज हो गया। अब गौर कीजिए, हम लोग एक बात जानते हैं कि जब किसी सेल से करंट ड्रॉ नहीं होता है, तो उस कंडीशन में सेल के दोनों टर्मिनल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ ईएमएफ, और जब सेल से करंट ड्रॉ होगा तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको आप क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। ये बात कहे थे कि आप याद रखिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि व्हेन द की इज ओपन, ये जो की है ये ओपन है, यानी इस सेल से इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। लेट द बैलेंसिंग लेंथ इज L1। हम मान लेते हैं इस की को ओपन रखे, जॉकी को यहाँ पे स्लाइड किए, बैलेंसिंग लेंथ हमको कितना मिल गया, L1। तो अब आप क्या कहेंगे, इस कंडीशन में सेल का ईएमएफ काउंट हो रहा है, तो ईएमएफ E इक्वल टू KL1, जो इसका प्रिंसिपल था उसके हेल्प से। और फिर कह रहे हैं कि व्हेन द की इज ओपन, सॉरी व्हेन द की इज क्लोज्ड, सेकेंड केस में की इज क्लोज्ड, जब इस की को आप क्लोज कर दिए तो अब इस ब्रांच में करंट फ्लो करेगा। अब इस सेल के दोनों टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इस रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज। तो हम मान लेते हैं कि इस कंडीशन में फिर की को हमने क्या किया, क्लोज कर दिया और जॉकी को फिर यहाँ स्लाइड किए। तो जॉकी जब स्लाइड हुआ तो हम मान लेते हैं कि अब बैलेंसिंग लेंथ L2 है। तो व्हेन द की इज क्लोज्ड लेट द बैलेंसिंग लेंथ इज L2। नाउ द टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू, अब ये V प्रोपोर्शनल होगा L2 के, तो आप कहेंगे V इक्वल टू K इंटू L2। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें क्या मिलेगा, तो 1 को 2 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को इक्वेशन क्या मिल जाएगा। अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 E बाई V इक्वल टू L1 बाई L2, ये इक्वेशन मिल गया। अब हम एक बात जानते हैं कि द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल R इक्वल टू E बाई V माइनस 1 इंटू R, ये आप पढ़ें, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ E बाई V के बदले हम लोग रख देते हैं L1 बाई L2, तो R इक्वल टू कितना हो गया, L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू R। तो R इक्वल टू L1 माइनस L2 बाई L2 इंटू R। अब ये L1 और L2 फिर हम लोग एक्सपेरिमेंट से मालूम करेंगे। R रेसिस्टेंस बॉक्स का है वैल्यू,
तो रेसिस्टेंस ये एक नॉन रेसिस्टेंस है जिसका वैल्यू हमको मालूम ही है, तो हम लोग इस फार्मूला से सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ समझिए, क्वेश्चन जब इसमें पूछेगा तो अगर आपको पूछता है कि आप पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन कीजिए और फिर आप बताइए कि इसके हेल्प से आप दो सेल का ईएमएफ कैसे कंपेयर करेंगे, या आपको कह देगा कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन कीजिए और आप बताइए कि इसके हेल्प से इंटरनल रेसिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो आप ध्यान देंगे कि शुरू में जो फिगर बनाए थे वो पूरा नहीं लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि शुरू वाले फिगर को छोड़ देंगे, वो तो ऐसे समझने के लिए कहे थे, और जो कहेगा उसका डायग्राम बनाएंगे और फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। और लैंग्वेज जो था, जो कंस्ट्रक्शन का शुरू में लैंग्वेज हम लोग यूज़ किए थे उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। और कभी ऐसा भी कहता है कि आपको कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन नहीं करने कहेगा तो कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट को छोड़ देंगे और जो आपको कंडीशन देगा उसमें किसी एक को जो पूछेगा उसको बता देंगे। तो इस सब चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना है। और इसी में देखिए एक चीज़ और है, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। कोई भी डिवाइस सेंसिटिव कब होता है, तो आप कहेंगे कि जैसे पोटेंशियोमीटर के सेंसिटिविटी की बात करें तो आप कहेंगे कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम किसी पोटेंशियोमीटर से मेजर कर सकें तब आप कहेंगे कि इसका सेंसिटिविटी ज़्यादा है। अगर ये कम को मेजर नहीं करके ज़्यादा पोटेंशियल को ही मेजर कर सके तब आप कहेंगे इसका सेंसिटिविटी कम है। तो यही बात यहाँ देखिए लिखें, द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर मीन्स द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड विथ इट्स हेल्प। अब ये सेंसिटिविटी को हम लोग चेंज कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक लाइन याद रखना है, द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट को जैसे जैसे आप कम करेंगे सेंसिटिविटी आपका बढ़ते जाएगा। और पोटेंशियल ग्रेडियंट को कैसे कम करेंगे, तो इसके लिए देखिए कंडीशन है, द पोटेंशियल ग्रेडियंट कैन बी डिक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर और बाय रिड्यूसिंग द करंट इन द वायर। तो ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है इसको कैसे कम करेंगे, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी इक्वल टू क्या है, V बाय L। तो अगर हम लोग L को बढ़ाएंगे तो ये आपका जो सेंसिटिव, ये आपका क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के कहते हैं, L को बढ़ाएंगे तो ये कम होगा, करंट को बढ़ाएंगे तो ये सेंसिटिविटी आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लिखें रिड्यूसिंग द करंट, करंट को कम करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, तो आप कहेंगे कि इसका जो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये बढ़ जाएगा। तो ये बात याद रखना, ये कभी कभी अलग से पूछ देता है कि पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी कैसे चेंज करना है। मेन क्वेश्चन आपका यहीं तक है, यहाँ तक। तो इसको आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए, ये एग्जाम में आ भी सकता है। तो पोटेंशियोमीटर का यही आपका कंसेप्ट है, इसको थोड़ा बढ़िया से तैयार कीजिए, थोड़ा समझने वाला चीज़ है। और फिर इसको जब आप तैयार कर लेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर कुछ क्वेश्चन बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में इस पर पोटेंशियोमीटर और वो कम्बिनेशन ऑफ सेल पे कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे। और अब आप एक काम कर सकते हैं कि आप सबके पास एनसीईआरटी बुक होगा, एनसीईआरटी बुक का ये एक्सरसाइज अब आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए। 24 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में और वो आपको बनाना है। तो इस अभी से आप स्टार्ट कीजिए, तो कल अगर हम लोग इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको आज और कल 2 दिन का समय मिल जाएगा। तो आप उसका एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन बनाएंगे, जो नहीं बनेगा वो पूछेंगे, फिर हम वो डिस्कस करेंगे। तो आज इतना आप तैयार कर लीजिए। और आज का होमवर्क यही है कि जब सारा हमारा सिलेबस इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया तो हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करें, उसके एक एक क्वेश्चन को बनाएं। तो उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन हम बीच बीच में बता भी दिए हैं, आप उसको एक बार खुद से सॉल्व कीजिए। अगर कहीं दिक्कत हो तो फिर बताइए, फिर उसको करके फिर हम लोग इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।